नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। आज मैं बात करूंगा कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की विभिन्न योजनाओं में अथवा किसी भी विकास प्राधिकरण की योजना के अंतर्गत कोई भवन खरीदा हुआ है, पहले से काफ़ी पुराना है, 10 साल 15 साल या 20 साल पुराना, या आज भी खरीदा हुआ है और वो एक मंजिल बना हुआ है, अब उसकी ऊपरी मंजिल बनानी है, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर निर्माण करना है, तो उनको मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता है या नहीं, इस बिंदु पर मैं बात करूंगा। अगर उनके भूखंड का या निर्मित भवन का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से कम है, तब उनको मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता है अथवा नहीं, ऊपरी तलों के निर्माण के लिए। आज का टॉपिक ये है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे व्यूअर्स ने ये कमेंट करके पूछा है कि सर, मेरा मकान लखनऊ के अलीगंज स्कीम में है और वो ग्राउंड फ्लोर बना हुआ हमने ख़रीदा था, आज के 20 साल पहले ख़रीदा था, लगभग 20 साल हो गए हैं। अब मैं उसके ऊपरी मंजिलों पर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर निर्माण करना चाहता हूं और हमारे निर्मित भवन का तथा उससे जो भूखंड उसके साथ संलग्न है, भूखंड का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से कम है, पुराना हमारा 20 साल पहले से खरीदा हुआ मकान है, तो क्या हमें ऊपर की मंजिलों पर बनाने के लिए मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता है विकास प्राधिकरण से अथवा नहीं। इसी तरह कुछ लोगों ने पूछा है कि सर, मेरा स्वर्ण जयंतीपुरम में मकान है, वो 100 वर्ग मीटर से कम है, उसका निर्मित क्षेत्रफल और भूखंड का क्षेत्रफल भी 100 वर्ग मीटर से कम है, मुझे ऊपरी तलों पर निर्माण करना है, तो क्या उसके लिए मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता है अथवा नहीं है। तो पहले मैं बात करता हूं कि आखिर ये कन्फ्यूजन हुआ क्यों कि निर्माण करना है तो मानचित्र स्वीकृत करने की आवश्यकता है या नहीं, ये सवाल उठा ही क्यों, इस पर मैं बात करता हूं। दोस्तों, ये सवाल उठना लाजमी है। जिन्होंने ये सवाल उठाया उनकी कोई गलती नहीं है। इसके पीछे उनका ये लॉजिक है कि बिल्डिंग बायलॉज में ये प्राविधान है कि पुरानी आबादी वाले जो निर्मित क्षेत्र हैं, ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया हैं, उनमें ऐसे भूखंड जिनका कुल क्षेत्रफल मूल रूप से बिना विभाजित किए हुए 100 वर्ग मीटर तक है, जिनका भू-उपयोग आवासीय है, जहां पर वो भवन स्थित है, वो क्षेत्र महायोजना में ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया में अगर वो चिन्हित है, तो ऐसे भवनों के लिए मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने ऐसे भवनों के निर्माण के लिए मानचित्र से छूट दे रखी है, किंतु उन्हें बिल्डिंग बायलॉज का जो सेटबैक का चैप्टर है, उसके अनुसार, उसके भूखंड के निर्दिष्ट क्षेत्रफल के अनुसार जो बिल्डिंग बायलॉज में सेटबैक छोड़ने का प्राविधान किया गया है, वो सेटबैक उनको छोड़ने पड़ेंगे और भवन का निर्माण 3 मंजिल से अधिक नहीं किया जा सकता है, ये प्रतिबंध है। और महायोजना के नियमों का भी पालन करना है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन समस्त भवनों के निर्माण के लिए, फिर से रिवाइज कर देते हैं, जिनका भूखंड का कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर तक है, इससे अधिक नहीं है, भूखंड मूल रूप से 100 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल का है, उसका कोई विभाजन करके छोटा करके 100 वर्ग मीटर नहीं किया गया है। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि उस भूमि का भू उपयोग हमारे मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि वो जो क्षेत्र है वो हमारे मास्टर प्लान में ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया के अंतर्गत, पुराने और निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित होना चाहिए, तब उनको मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। ये नियम है। तो जो आवंटी, जो भूस्वामी हमारी योजनाओं में, विकास प्राधिकरण की योजनाओं में या उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की योजनाओं में जिन्होंने भवन खरीदा हुआ है, जिनका भूखंड का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से कम है और योजना 20 से 30 साल पुरानी है या वर्तमान समय में भी खरीदा है, तो उनको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि साहब, मेरा तो 20 साल पुरानी, जैसे अलीगंज लखनऊ की बहुत पुरानी योजना है, 20, 25, 30 साल पुरानी योजना है, और भी विभिन्न विकास प्राधिकरण में पुरानी योजनाओं में लोगों ने मकान खरीदे हुए हैं, तो उनको ये लगता है कि भाई हमारा क्षेत्रफल भूखंड का 100 वर्ग मीटर से कम है, योजना भी पुरानी है, और ओल्ड एंड बिल्टअप का वो परिभाषा ये समझते हैं कि तो पुरानी योजना है, 20 साल पुरानी, और बिल्टअप भाई सारे मकान बने हुए, पूरी योजना में कहीं भूखंड खाली नहीं है, तो पुराना और निर्मित भवन का ये जो क्षेत्रफल है वो एरिया ओल्ड एंड बिल्टअप उनके अनुसार हो गया, लेकिन नियमों के अनुसार नहीं है। इसलिए उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये ओल्ड एंड बिल्टअप एरिया भी है, मकान हमारा रेजिडेंशियल भी है, 100 वर्ग मीटर से कम भी है,
तो फिर हमें हो सकता है इसमें मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता ना हो। इस कंफ्यूजन की वजह से वो ये सवाल करते हैं कि सर हमें बताइए कि इसमें मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता है अथवा नहीं। तो उनका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ कि ये जो विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाएं हैं या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित योजनाएं हैं, इनके अंतर्गत जो भूखंड या भवन निर्मित किए गए हैं, चाहे आज किए गए हों या कितने भी पुराने हों, वो मास्टर प्लान का ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया नहीं है। मास्टर प्लान में ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया अलग से चिन्हित है। जब आप मास्टर प्लान का जो चित्र है, पूरा नक्शा है, उसको लेके बैठेंगे तो ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया अलग से डिमार्केटेड है। तो उस डिमार्केटेड ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया के अंतर्गत ही ये छूट प्रदान है। 100 वर्ग मीटर से मानचित्र स्वीकृत कराने की जो छूट है, प्राधिकरण की योजनाओं में छूट नहीं है, क्योंकि ये ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया में नहीं है। ये विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाएं हैं और जब योजना बनाई गई होगी 20 साल पहले, उस समय तो यहाँ खाली जमीन रही होगी, खेत रहे होंगे, उनको एक्वायर करके विकास प्राधिकरण ने उसमें अपनी योजना बनाई है। तो ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया कैसे हो सकता है, ये समझने की बात है। इसलिए विकास प्राधिकरण की योजनाओं में या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में या कहीं पर नगर निगम द्वारा भी कोई योजना विकसित की गई है या किसी अन्य सरकारी विभाग द्वारा विकास क्षेत्र के अंतर्गत कोई योजना विकसित की गई है, तो उनमें जो भवन या भूखंड विकसित किए गए हैं या भवन निर्मित किए गए हैं, चाहे वो कितने भी पुराने हों, उन पर अगर भूतल निर्मित है और आप उस पर फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर बनाना चाह रहे हो, भले ही भूखंड का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से कम है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर बनाने के लिए या अतिरिक्त कोई भी निर्माण करने के लिए आपको विकास प्राधिकरण से या हाउसिंग बोर्ड का है तो हाउसिंग बोर्ड से उसका मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। कारण क्या है? क्योंकि ये ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया जो मास्टर प्लान में डिमार्केटेड होता है उसके अंतर्गत ये चिन्हित नहीं होता है। ये हमारी योजनाओं द्वारा विकसित किया गया क्षेत्र है, तो इसलिए इसमें मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक है, क्योंकि ये ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया में शामिल नहीं है। और हमारे जो 100 वर्ग मीटर तक की छूट है वो ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया में रेजिडेंशियल भू उपयोग के अंतर्गत मूल रूप से 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए है। विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड द्वारा या अन्य सरकारी विभागों द्वारा विकसित की गई योजनाओं पर ये छूट लागू नहीं है। इसलिए इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकला कि जिन लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि भाई हमारी विकास प्राधिकरण की योजना में तो हमें पास कराना पड़ेगा या नहीं पास कराना पड़ेगा नक्शा अतिरिक्त निर्माण के लिए या ऊपरी तलों के निर्माण के लिए, उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि इन योजनाओं में जो भी भवन या भूखंड है या पुराने निर्मित भवन है जो ग्राउंड फ्लोर तक बने हुए, अतिरिक्त निर्माण करना चाहते, चाहे भूतल पर भी कोई अतिरिक्त निर्माण करने की अगर आपको गुंजाइश है, मतलब हमारे नियमों में अगर किया जा सकता है, ग्राउंड कवरेज अगर अनुमति कर रहा है तब, या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर निर्माण करना है या खाली भूखंड जो 100 वर्ग मीटर से कम भी हैं उन पर निर्माण करना है, तो अनिवार्य है आपको विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड से उसका मानचित्र स्वीकृत कराना। और मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरांत स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कराना भी आवश्यक है। तो इस वीडियो में हो सकता है आप लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर हो गया हो कि ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया में जहाँ छूट प्रदान की गई वो क्षेत्र अलग है, योजनाएं अलग हैं, और योजनाओं में जो भी भवन और भूखंड है उन पर अतिरिक्त निर्माण के लिए आपको मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे बात करेंगे। नमस्कार।